तो जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की जो 2011 की जनगणना। तो अगर इस वीडियो को आज आप पूरा देख लीजिएगा तो इसके बाद आपको 2011 की जनगणना में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा आज क्या पढ़ेंगे हम सब? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक, बोला कि 2011 के जनगणना के शुभांकर प्रारंभ शिक्षित थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, मतलब कि जो 2011 की जनगणना था, इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 के जनगणना के जो तो आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि 2011 की जनगणना के का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, तो वो था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए आगे बोल रहा, 2011 के जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना के नाम में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। 2011 का जनगणना था उनमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर 3 पॉइंट निकल के आ गया यहाँ पर कि 2011 के जनगणना का जो आदर्श वाक्य था क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और बोला 2011 के जनगणना के समय जो आयुक्त थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ठीक, बोला 2011 के जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला कि 2021 की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब 2011 तो पढ़े, थोड़ा सा देख लेते 2021 के। बोला 2021 की 16वीं जनगणना के आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। आदर्श वाक्य था, इसका आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? ऊपर हम देखे थे 2011 का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2021 का इसका हो जाएगा आदर्श वाक्य, हो जाएगा जन भागीदारी से जन कल्याण। आगे क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 2021 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 31 प्रश्न पूछे गए थे। 2011 में टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे और 2021 की जनगणना में कितना प्रश्न? 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी 2021 की जनगणना हुआ है नहीं, पर फिर भी इसका थीम था ये कि 2021 की जनगणना का आयुक्त कौन थे? श्री विवेक जोशी थे, 16वें जनगणना आयुक्त थे। ठीक, इसका आदर्श वाक्य क्या रहेगा अगर होगा तब? जन भागीदारी से कल्याण। और इसका में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 के जब जनगणना जब कभी भी होगा? तो 31 प्रश्न। कितने प्रश्न? 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बोला 2021 के जनगणना में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। जो आगे अगला जनगणना होगा 2021 वाला, वो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बोला भारत की जनगणना 2011। अब 2011 में आ जाते हैं। ठीक, ओके, बोल रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास था। कितना था? 121 करोड़। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़ थी। ठीक ना, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17 पॉइंट, जो विश्व में कुल जनसंख्या उसका कितना परसेंट था? तो 17.5%। मान लो कि जिसे पूरा जनसंख्या, मतलब पूरा विश्व में 100% जनसंख्या, ओके, इसमें 17.5% जनसंख्या कहाँ है? भारत में। यानी कि 17×5=85, 17×6 तो 6। हर छठे व्यक्ति आपको, अगर दुनिया में कहीं जाइए तो हर सातवें व्यक्ति आपको कौन मिलेगा? भारतीय मिलेगा। बोला कि दुनिया की जितना भी जनसंख्या है उसमें भारत का जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 17.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या, अच्छा पहले रुक जाइए थोड़ा सा। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। कितने? 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी कितना था? 121 करोड़ था। ठीक, उसमें कि 51.47% पुरुष था। 51.47% क्या था? पुरुष था। और 48.53% महिला थी। ठीक ना, कब के? ये जो आप देख रहे हैं 121 करोड़ था 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें कि पुरुष की जनसंख्या कितना था? 51.47% था। और महिला जनसंख्या कितनी थी? 48.53% थी। उसके बाद बोल रहा है 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो था 17.7 रही। मतलब जो वृद्धि जो 2001 से लेकर 2001 से
2011 के बीच जो भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि हुआ ना 10 साल में, कितना वृद्धि हुआ? तो 17.7%। कितना वृद्धि हुआ? 17.7% वृद्धि हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा 1911 से और 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या दर वृद्धि ऋणात्मक रही। मतलब एक ही बार ऐसा हुआ कि भारत का 10 साल का अगर आगे आंकड़ा जैसे निकाला गया ना, तो जनसंख्या हर बार बढ़ता था, हर बार अगला 10 साल के बाद जनसंख्या बढ़ता था। और एक ऐसा साल था जिसमें जनसंख्या दर क्या बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। 1911 से 1921 के दौरान में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? ऋणात्मक थी। वो भी कितना घटी थी? तो -0.31% हो गई। यह भारत की जनसंख्या इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। मतलब कि पहला बार देखा गया कि 10 साल की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ? घट गया। ये भारतीय इतिहास में मतलब जनगणना के पहली बार ऐसा हुआ था। जिसके कारण 1921 को, यही कारण था कि 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा गया। यही लगा जब जनसंख्या क्या हुआ? घट गया, बढ़ने के बजाय क्या हुआ? घट गया। यही लगी 1921 है ना, इसको महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2%। मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब जिसको मान लो कि 100% जनसंख्या टोटल, ठीक है, तो उसमें कि 31.2% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही थी? शहर में कर रही थी। जबकि ग्रामीण में, गांव में कितना कर रहा था? 68.8% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही थी? गांवों में कर रही थी। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला, देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ओके, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर बोला 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या राज्य में सबसे, किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा था? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में था। कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ था? महाराष्ट्र में। कहाँ था? महाराष्ट्र में। उसके बाद अपना तीसरा नंबर पर था बिहार। ठीक, उसके बाद बोल रहा है तो राज्य सबसे न्यूनतम कहाँ था? इस तो सबसे अधिक हो गया। ठीक, सबसे कम जनसंख्या कहाँ था? 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, सबसे कम था सिक्किम में, उसके बाद कम था मिजोरम में। ठीक है, ये तो होगा राज्य के बाद राज्य। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में था? तो दिल्ली में था। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ था? केंद्र शासित में लक्षद्वीप में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबको देखना है 2011 की जनगणना के दशकीय वृद्धि, मतलब 10 साल के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 10 साल में बढ़ा है मेघालय में। कहाँ बढ़ा है? दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया है? मेघालय राज्य में। कितना देखा गया? तो 27.9%। उसके बाद कहाँ देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में 26%। मतलब 10 साल में इतना परसेंट जनसंख्या यहाँ बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा? नहीं, सबसे ज़्यादा बढ़ा है मेघालय में। कहाँ बढ़ा है? मेघालय में। उसके बाद बढ़ा है अरुणाचल प्रदेश में। ये राज्य की बात हुआ है सबसे ज़्यादा। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि 10 साल में कहाँ देखा गया है? नागालैंड में -0.6% हुआ है यहाँ पर। कहाँ? नागालैंड में। ठीक है, ये राज्य की बात हुआ। आप चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो दादर एवं नागर हवेली में। कितना हुआ? तो 55.9%। उसके बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में हो? तो लक्षद्वीप में 6.3%। कितना प्रतिशत? 6.3%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा? आगे हम सबको पढ़ना है, भारत की जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व देखो क्या इसको कहते हैं, जैसे एक गांव है, ठीक ना, एक गांव है, ठीक, उसमें 500 आदमी। कितना आदमी है? 500 आदमी। वही उतनी बड़ा गांव में 1000 आदमी है। गांव उतनी बड़ा है, उसमें कितना जनसंख्या? 1000। जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज्यादा हुआ था? 1000। मतलब कि कम एरिया में ज्यादा व्यक्ति रहेगा, उसको बोलेंगे जनसंख्या घनत्व अधिक। अगर एरिया उतना है, ज्यादा एरिया कम व्यक्ति, तो उसे बोलेंगे जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक ना, इसी को बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। चलिए आगे देखते हैं। वही बोला कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व भारत के कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब ये बोलने चाह रहा है कि मतलब जैसे 2011 का जब जनगणना हुआ, तो बाई चांस कोई देखिए 1 किलोमीटर आप इधर चल जाइए, 1 किलोमीटर बिंदु से इधर चल जाइए, 1 किलोमीटर इधर चल जाइए, 1 किलोमीटर इधर चल जाइए, इतना एरिया में आपको कितना आदमी देखने को मिला? 382 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? 382। यही बोला गया भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर था? कितना था? तो 382 था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम सब देखेंगे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किस राज्य का सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज्यादा, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सबसे कम। चलिए देखते हैं राज्य में। बोला सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार। 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में कितना? 1028। मतलब कि बिहार वाला का अजब स्टाइल है भाई। 1106 मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में प्रति वर्ग किलोमीटर चल जाइए तो बिहार में आपको कितना व्यक्ति मिलेगा? 1106 व्यक्ति। मतलब बिहार वाला का कहना हम दो हमारे गिन लो भाई। हाँ, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17। देखो बिहार से तुलना करो इसका। अरुणाचल प्रदेश में एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में। ओके, उसके बाद बिहार में वही देखिए तो 1106 व्यक्ति। बाप रे बाप, ये तो अजीब चल रहा है भाई। उसके बाद सबसे मतलब कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मिजोरम। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। कितना है जनसंख्या घनत्व? 1106। 1106 बोलेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। बस इतना याद रखना इसमें। उसके बाद बोलेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली। कौन है? दिल्ली। कितना? 11,320। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। कितना जनसंख्या निवास करता है प्रति वर्ग किलोमीटर? 46। कितना करता है? 46। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबको पढ़ना है कि भारत की मतलब लिंगानुपात, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है। अब ये लिंगानुपात क्या होता है? देखो 100 लड़की है, उसके मतलब कि कोई जैसे राज है या कहीं जगह है 100 लड़की है, उसमें उसके बीच मतलब उस एरिया में 1000 लड़की पर कितना लड़का, वही लिंगानुपात बताता है। ठीक ना, जिसे यहाँ लिखा है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। यहाँ देखो स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, उसमें तो 1000 से कुछ करेंगे, गुना करेंगे, क्या निकल जाएगा अपना सबको? लिंगानुपात। तो ये बोला भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार, जब 2011 का जनगणना हुआ था तो भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। मतलब कहना क्या चाह रहा था? 1000 पुरुष है, कितना है? 1000 पुरुष है, तो उसमें महिला कितना है? 943 को। कितना मतलब 57 को कम है। इसमें लड़का का दिक्कत है, नुकसान है भाई। लिंगानुपात बैलेंस रहना चाहिए। मतलब कि 1000 पुरुष पर महिला कितना है? 943 है। यही भारत का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। कितना? 943। एग्जाम में पूछता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना? 943। 943 मतलब समझे क्या बोला? हाँ, 1000 पुरुष है, उस पर कितना महिला है? 1000 पुरुष पर कितना महिला है, उसी को क्या बोलेंगे? लिंगानुपात। 2011 की जब जनगणना हुआ तो देखा गया कि 1000 पुरुष पर महिला कितना पड़ रहा है भाई? 943। मतलब 57 व्यक्ति। रड़ुए मत तो। चल आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 2011 के जो जनगणना हुआ था तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? केरल का 1084। मतलब 84 लड़की एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो रसीन के काम हो गए यार। फिर उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। कितना? 879। ठीक है, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो पुदुचेरी, 1027। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? दादर दमन और दीप, 618। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है शिशु लिंगानुपात। बोल रहा है जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना इसी आयु वर्ग के बालकों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? शिशु लिंगानुपात। अगर बाई चांस हमको शिशु लिंगानुपात निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या गुने 1000, और संख्या की आयु कितना, मतलब जो बालक या बालिका रहेगी उसका आयु कितना रहना चाहिए? मतलब कि 0 से लेकर 6 वर्ष। उसके बाद भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कितना? 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो बोला कि 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है भारत का? तो 919। कितना है? 919। चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात अधिक है? अरुणाचल प्रदेश का। किसका सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम किसका? हरियाणा का। किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात था? अंडमान निकोबार का। किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात था? तो दिल्ली का। इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है
यहाँ पर साक्षरता दर देखते हैं, मतलब 2011 में कौन राज्य कितना साक्षर था और कितना कम था। चलिए, बोला 7 वर्ष से या उससे अधिक जो व्यक्ति भाषा समझ सकता और उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है उसे क्या बोलेंगे, साक्षर। साक्षर किसको बोलेंगे, 7 वर्ष के उससे अधिक व्यक्ति जो भाषा को समझ सकता है या उसे लिख सकता और पढ़ सकता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, साक्षर। साक्षर, साक्षरों की संख्या और बटा हम क्या करेंगे, 7 प्लस की आयु जनसंख्या गुने 100 कर देंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था, तो 74.04%। कितना था, 74.04%। आगे देखते हैं किस राज्य का साक्षरता सबसे अधिक था। तो 2011 की जो जनगणना था उसमें सबसे अधिक साक्षरता कौन था, केरल। कितना परसेंट था, तो 94%। मतलब कि 100 में 94 व्यक्ति केरल का क्या था, शिक्षित था। उसके बाद कौन था, मिजोरम, 91.3%। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य 2011 के अनुसार कौन था, केरल। उसके बाद कौन था, मिजोरम। और सबसे कम जन साक्षरता वाला राज्य कौन था, बिहार। कितना था, 61.8%। उसके बाद कौन था, अरुणाचल प्रदेश, 62.4%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा एससी कहाँ था, तो यू उत्तर प्रदेश में। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ था, पंजाब में। हाँ, तो आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित यानी एसटी जाति की कुल संख्या कितनी थी, 10 करोड़ 4.3, सॉरी रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट। बोला 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित मतलब एसटी जाति की संख्या कितनी थी, 10.43 करोड़। और एससी की कितना था, तो 20.14 करोड़। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसटी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, लक्षद्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बोल रहा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समूह में कोई भी एससी निवास नहीं करती है। ध्यान से सुनिएगा। बोला नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई एससी निवास नहीं करती है। फिर बोल रहा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। गौर से सुनिएगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई एससी निवास नहीं करती है। और यहीं पर यहाँ पर नीचे लिखा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई एसटी निवास नहीं करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, यहाँ के बाद क्वेश्चन ही खत्म है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।